नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आयुक्त उच्च शिक्षा में 15.6 करोड़ की रिकवरी निकालकर जो भ्रष्टाचार की पूंछ पकड़ी है, देखना यह है कि इसको खींचने पर उच्च शिक्षा की दुधारू गाय धीरेन्द्र शुक्ल के वित्तीय घोटाले सामने आते हैं या आयुक्त महोदय को भी दूध की मिठास का स्वाद मिल रहा है। चलिए क्या है पूरा मामला, चलिए मैं आपको बताता हूं। दैनिक अखबार में प्रकाशित खबर पेज 2 पर उच्च शिक्षा विभाग ने एमपी ऑनलाइन को 15.6 करोड़ की रिकवरी नोटिस दिया। गुड लक मीडिया न्यूज चैनल के साथियों, आयुक्त उच्च शिक्षा और माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, आपको याद दिला दूं कि गुड लक मीडिया विगत 2 वर्षों से कई बार यह बात सामने ला चुका है कि एमपी ऑनलाइन एक निजी संस्था है। इसमें 89% हिस्सा टाटा कंसल्टेंसी का है एवं केवल 11% हिस्सा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम का है। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा, इसमें 89% हिस्सा टाटा कंसल्टेंसी का है एवं केवल 11% हिस्सा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम का है। यह रहा वह पत्र। जी हाँ, देखिए, मेरे द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन निकाला पत्र स्पष्ट है कि यह एक निजी संस्था है। आयुक्त महोदय, आपको यह भी बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम से सूचना के अधिकार में यह जानकारी की विगत 5 वर्षों में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में एडमिशन एमपी ऑनलाइन के द्वारा करने पर उसे कितना व्यक्ति लाभ हुआ है, उसके जवाब ने उसने यह प्रमाण पत्र दिया है कि उसे विगत 5 वर्षों में एमपी ऑनलाइन से कोई भी ₹1 का भी वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। आयुक्त महोदय, आपने केवल 15.6 करोड़ की रिकवरी निकाली है। अगर पिछले 2 वर्षों में गुड लक मीडिया के संपादक यानी मैं विजय विश्वकर्मा की आपको की गई शिकायत, मंत्री उच्च शिक्षा को भी की गई शिकायतें, ईएडब्ल्यू में जांच में ली गई शिकायतें, लोकायुक्त में की गई शिकायतें में से किसी भी एक में की गई शिकायत में से किसी एक पर भी त्वरित और निष्पक्ष जांच हो जाती तो आयुक्त महोदय, आपके कार्यालय में आपकी नाक के नीचे परिवहन विभाग के सौरभ शर्मा से कई गुना बड़ा घोटाला बाज और आसामी मौजूद मिलेगा। उसकी डायरी में आपको आपसे पूर्व आयुक्त मुकेश उपाध्याय का, पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री का भी नाम मिले। आप अगर कार्रवाई करना ही चाहते हैं तो आपको कुछ बिंदु संक्षिप्त में विवरण के साथ दे रहा हूं, इन पर जांच कराया जाए तो सौरभ शर्मा यानी ओएसडी की कहानी सामने आ जाएगी। नंबर 1, आपके पत्र के आधार पर भास्कर में छपी खबर के अनुसार एमपी ऑनलाइन को केवल ₹50 छात्रों से लेना है, किंतु आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के अधीनस्थ महाविद्यालयों में प्रवेश लिए छात्र से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। प्रत्येक छात्र महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रवेश से परीक्षा तक एमपी ऑनलाइन को कम से कम 1600 से 1700 रुपए देता है। इतनी राशि क्यों देता है? यह राशि प्रतिवर्ष 225 करोड़ के ऊपर होती है। यहाँ पर फिर मैं कहना चाहूंगा, यह राशि प्रतिवर्ष 225 करोड़ के ऊपर होती है। कहां लगता है परिवहन विभाग का सौरभ शर्मा? आपके उस शिक्षा विभाग के सामने। आयुक्त जी देखिए, मैंने पूर्व में जो आपको शिकायत की थी इस बाबत उसका पत्र यह देखिए। माननीय मंत्री जी को मैंने जो शिकायत की थी उसका पत्र, और माननीय मंत्री जी ने मेरी शिकायत पर आपको जांच के लिए जो नोटशीट लिखी थी उस नोटशीट की कॉपी, और यह देखिए मेरे द्वारा की गई शिकायत का पत्र।
जिस पर उन्होंने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखा कि जांच करके बताएं, और उस पत्र की कॉपी आपके सामने, यह रही वो पत्र की कॉपी। नंबर 2, कुछ शासकीय महाविद्यालयों के हवाले से एक प्रमुख समाचार पत्र में खबर छपी थी कि छात्र महाविद्यालय में महाविद्यालय के प्रवेश शुल्क को एमपी ऑनलाइन में जमा होता है तथा एमपी ऑनलाइन से प्राप्त रसीद महाविद्यालयों में जमा कर प्रवेश ले लेता है। साल भर पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है और डिग्री लेता है, किंतु महाविद्यालयों की वह राशि कभी प्राप्त ही नहीं होती। आयुक्त महोदय, पूरे प्रदेश के पिछले 5 वर्षों के शैक्षणिक शुल्क का ऑडिट कराएं। कई 100 करोड़ का मामला आपके सामने आएगा। आपने तो केवल 15.26 करोड़ का मामला ही पकड़ा है। नंबर 3, इसी तरह नित्य घोटाले में नए महाविद्यालय शुल्क का घोटाला भी कोई कम नहीं है। यह संबद्धता शुल्क कई बार खबर छप चुकी है कि प्राइवेट बैंकों में जमा कराया जाता है। यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि सरकारी पैसा कैसे एक निजी बैंक में जमा होता है। राशि गुम जाने का शोर काफी जोर जोर से मचाया था। एमपी ऑनलाइन में शॉर्टकट करने वाले एक ओएसडी ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को लिखित में माफीनामा दिया है कि भूलवश मेरे द्वारा यह राशि निजी बैंकों के निजी खाते में जमा की गई है, उसे शासन के खाते में जमा कराने की अनुमति दी जाए। अनुमति देने की कृपा करें। बताइए, इतना बड़ा वित्तीय अपराध जो ओएसडी ने स्वयं स्वीकार किया है, इसके बाद वह ओएसडी अपने पद पर बना हुआ है। उसके हौसले क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्यों नहीं वह व्यक्ति घोटाले करेगा? चलिए मैं आपको नंबर 4 बताता हूं। इस ओएसडी द्वारा एमपी ऑनलाइन को उपकृत करने के लिए प्रवेश तिथियां बार बार बढ़ाई जाती हैं। जहां 29 अगस्त के बाद प्रवेश करने का कोई नियम ही नहीं है, वहां पर जनवरी तक प्रवेश किए जाते हैं, जबकि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर में हो जाती, लेकिन फिर भी प्रवेश जनवरी तक कराए जाते हैं। ऐसे में कैलेंडर का क्या होगा? शैक्षणिक कैलेंडर का क्या होगा? इसका भगवान ही मालिक है। नंबर 5, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से एनसीटी तथा बार काउंसिल से गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश करा दिया जाता है। बिना एनसीटी तथा बार काउंसिल अर्थात केंद्रीय संस्थाएं जिन्हें की केंद्रीय सरकार ने किस लिए बना रखा है कि वह इन पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता पर नजर रखे, उनकी मान्यता के बिना कॉलेज में प्रवेश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। यह मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा के अधिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्रमांक 276 2012 में स्पष्ट उल्लेखित है। एक बार फिर बताना चाहूंगा, क्रमांक 276 2012। यदि एनसीटी की मान्यता नहीं है और उसे महाविद्यालय में प्रवेश किया जाता है तो प्रवेश करने वाले अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के घेरे में आएंगे। नंबर 6, आयुक्त महोदय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में भी जनवरी 2024 में जब एजीएमपी ग्वालियर की टीम एनुअल ऑडिट किया तो एमपी ऑनलाइन से 60 लाख बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय नहीं आने की वित्तीय घोटाला पड़ा। उस घोटाले को पकड़े जाने पर एमपी ऑनलाइन के अधिकारियों ने आनंद फानन में 60 लाख रुपए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में जमा कराया, किंतु एमपी ऑडिट एजीएमपी की ग्वालियर टीम ने ऑडिट रिपोर्ट में यह बात अवश्य लिख दी कि 60 लाख हैं जो 2021-22 में आने थे, वह जनवरी 2024 में आए हैं। 21-22 से लेकर 2024 तक के इस 60 लाख रुपए का ब्याज का भुगतान कौन करेगा? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या एमपी ऑनलाइन? उस टीम को आपके द्वारा मांगकर जांच की जा सकती है या जांच करनी चाहिए। नंबर 7,
एक मामला आपको उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे एक उदाहरण के तौर पर ही गौर करिएगा। एक बार फिर कहूंगा, इसे एक उदाहरण के तौर पर ही गौर करिएगा। पूरे महाविद्यालय में मध्य प्रदेश के संपूर्ण महाविद्यालयों के प्रवेश उच्च शिक्षा करता है। कौन करता है? उच्च शिक्षा, वह भी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। किसके माध्यम से? एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। हालांकि प्रत्येक महाविद्यालय की अपनी वेबसाइट है, प्रत्येक महाविद्यालय के अपने बैंक खाते हैं, बावजूद उसके आपके विभाग के ओएसडी द्वारा एमपी ऑनलाइन से प्रवेश के बाद प्रवेश पत्र में या उल्लेखित किया जाता है कि प्रत्येक छात्र अपना शुल्क एमपी ऑनलाइन के खाते में ही जमा करे। जबकि वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक युग में कोई भी छात्र कहीं से भी किसी भी महाविद्यालय की फीस सीधे महाविद्यालय के खाते में जमा कर सकता है, पर जानबूझकर संपूर्ण वित्तीय लेन देन एमपी ऑनलाइन से कराया जाता है। क्यों? इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए पहले राउंड में पहला राउंड जो है प्रवेश का 15 जुलाई तक समाप्त हो रहा है, तो 15 जुलाई तक के पहले राउंड में अगर 7,000 छात्रों का प्रवेश हुआ और प्राइवेट और शासकीय महाविद्यालय सबके मिला के एक औसत फीस मान लें कि प्रत्येक छात्र की फीस 2,000 आई, तो 75,000 में प्रवेश लिया और प्रत्येक ने 2,000 फीस जमा की, तो यह राशि हो जाती है 15 करोड़। अब यह 15 करोड़ की राशि 15 जुलाई को एमपी ऑनलाइन के खाते में आ गई। अब यह 15 करोड़ ना तो जुलाई में महाविद्यालय को जाएगी, ना अगस्त में जाएगी, ना सितंबर में जाएगी। यह राशि कम से कम 90 दिन बाद कॉलेज को जाएगी, वह भी कुछ में जाएगी और कुछ में नहीं जाएगी। इस 90 दिन के लिए इस 15 करोड़ को बैंक में एफडी कर दिया जाता है। यहाँ पर 15 करोड़ रुपए जो हैं एफडी कर दिए जाते हैं। गौर करने की बात है। अब इस एफडी का ब्याज कौन ले रहा है? सबसे बड़ी बात, अब इस एफडी का ब्याज कौन ले रहा है? नियम अनुसार कॉलेज की फीस है या ब्याज उसे कॉलेज को जाना चाहिए? एक बार फिर बताना चाहूंगा, यह ब्याज जो है उसे कॉलेज को जाना चाहिए, जो कि नहीं जाता है। एफडी के ब्याज की बंदरबाट आपके ओएसडी और एमपी ऑनलाइन के संबंधित अधिकारी के बीच में होती है। किसके बीच होती है? एमपी ऑनलाइन और ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ल के बीच होती है। नंबर 8, माननीय मंत्री जी शासकीय विधि महाविद्यालय आगर के प्रकरण को बहुत अच्छे से जानते हैं। उस प्रकरण के बारे में उन्होंने कई जगह अपने चुनाव क्षेत्र सुजालपुर के अलावा कई जगह चर्चाएं की हैं, क्योंकि यह प्रकरण उनके चुनाव क्षेत्र सुजालपुर के बगल में आगर चुनाव क्षेत्र का है। वह एक प्राइवेट विधि महाविद्यालय था जो 2014 में बंद कर दिया गया था। बार काउंसिल के द्वारा 2019 में मंत्री द्वारा घोषणा किए जाने पर उसको आपके ओएसडी ने मंत्री को खुश करने के लिए बिना बार काउंसिल की अनुमति के उसमें प्रवेश करवा दिया, और एक बार नहीं और 2019 से लेकर 2022 तक लगातार 4 वर्ष बिना बार काउंसिल के लगातार प्रवेश करते रहे। जब मामला प्रकाश में आया, जब कुछ छात्र बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए गए, तब उन्हें मना कर दिया गया कि आपका कॉलेज बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, सनद नहीं दी जाएगी। जब तक यह मामला प्रकाश में आया, उसके बाद ओएसडी महोदय ने उज्जैन विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी लॉ कॉलेज के प्राचार्य की बैठक ली। उन्हें दबाव डाला कि 4 वर्षों के आगर कॉलेज के छात्रों को अपने कॉलेज का छात्र दिखाएं और उज्जैन विश्वविद्यालय के कुलपति पर दबाव डालकर वहां के गोपनीय दस्तावेज बदले, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। आज भी आप अगर जांच करा लें तो कई कॉलेजों में बार काउंसिल द्वारा अलॉटेड छात्र संख्या से अधिक छात्र मौजूद हैं। कई छात्र जो बार काउंसिल से बिना मान्यता प्राप्त आगर कॉलेज से एफडी
किए थे वह IIM में एडमिशन लिए हैं, यह भी नियम विरुद्ध है। लेकिन जब OSD इतना पावरफुल हो तो दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। नंबर 9, 2020 और 21 में जीवाजी महाविद्यालय के 15 महाविद्यालयों जो कि NCT से मान्यता प्राप्त कोर्सेज चलते हैं का प्रकरण तो सर्वविदित है, जिसे माननीय कुलपति और कुल सचिव ने अपने यहाँ की कार्य परिषद में भी रखा था। इनको नियम विरुद्ध कार्य दिया है, किंतु प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग ने किया है, इसलिए इनको परीक्षा कराई जानी चाहिए। प्रकरण महाविद्यालय को 15 महाविद्यालयों को NCT द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी और उच्च शिक्षा विभाग ने इन्हें इनमें प्रवेश दे दिया है और इनकी परीक्षा कराई जानी थी। यह सब कुछ शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्रवेश के OSD धीरेन्द्र शुक्ल द्वारा किए गए कारनामा है। नंबर 10, अभी कुछ दिनों पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी मंत्री द्वारा विधानसभा में गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आरोप में माफी मांगी गई है। प्रकरण की महाविद्यालय में PG कोर्स में प्रवेश और उसी महाविद्यालय के स्नातकोत्तर महाविद्यालय घोषित करने का मामला था और उच्च शिक्षा विभाग से OSD महोदय ने जानकारी दे दी कि उसको स्नातकोत्तर महाविद्यालय घोषित कर दिया गया है। स्नातक उत्तर में प्रवेश किए गए, लेकिन यह जानकारी गलत पाई गई, जिस पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने माफी मांगी। यह रहा वह वीडियो। लेकिन प्रश्न पूछने वाले विधायक के द्वारा बार बार कहने पर भी कि गलती करने वाले अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाए, न उसे अधिकारी का नाम भी विधानसभा में बताया गया और न ही विधानसभा में उस अधिकारी का नाम लिया गया, क्योंकि वह अधिकारी और कोई नहीं, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का सौरभ शर्मा अर्थात धीरेन्द्र शुक्ल ही था। कौन था? धीरेन्द्र शुक्ल ही था। उसे शिक्षा के सारे वित्तीय घोटालों का मास्टरमाइंड, यानी उसे शिक्षा विभाग का सौरभ एक ही है, उसको सब जानते हैं, वह धीरेन्द्र शुक्ला। सोचिए, क्या आप के अधिकारी की मिलीभगत के बिना MP ऑनलाइन नियम विरुद्ध 5 वर्षों से प्रवेश कर सकता है? मध्य प्रदेश शासन के विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में यह स्पष्ट कि प्रवेश, नामांकन और परीक्षा का कार्य विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव कुलपति से बड़ा आपके विभाग का एक OSD है जो प्रवेश करता है। यह कैसी बात हुई कि आप एक विश्वविद्यालय स्थापित करते हैं, कुल सचिव कुलपति बनाते हैं, नियम में उसे अधिकार देते हैं कि प्रवेश, नामांकन और परीक्षा वह कराएगा, डिग्री वह देगा, लेकिन फिर वही प्रवेश उनके हाथों से लेकर एक निजी संस्था को दे देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या यह वित्तीय हेराफेरी के लिए एक तरीका निकाला गया है? आयुक्त महोदय, प्रकरण बहुत बड़ा है, इसकी जांच यदि आप आज करा लेते हैं तो सामने ले आते हैं तो शायद भविष्य में आपका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, एक अच्छे अधिकारी के रूप में लिखा जाएगा। अन्यथा यह सोचिए कि क्या आप सभी तत्कालीन मंत्रियों ने, यह तत्कालीन मुख्य सचिव ने यह सोचा होगा कि हमारे हटने के बाद कई सालों बाद सौरभ शर्मा का प्रकरण सामने आएगा और उस प्रकरण के कारण उनके मंत्रियों की और पूर्व प्रमुख सचिव की कितनी बदनामी होगी। भले ही मामला किसी तरह से दबा दिया जाएगा, लेकिन आज तो जनता के मुंह में बर्फ जमा हुआ है। प्रमुख सचिव और मंत्रियों के नाम चले आ रहे हैं कि वित्तीय घोटाले में चले आ रहे हैं। सौरभ शर्मा के वित्तीय घोटाले में इसका स्पष्ट मतलब है कि सत्य को कितना भी दबाया जाए, कभी न कभी तो सत्य सामने आ ही जाता है। सोचिए, अगर उच्च शिक्षा का यह वित्तीय घोटाले का सच या जिन जब कभी सामने आएगा तो आपका नाम या तो एक अच्छे अधिकारी के रूप में लिया जाए या एक भ्रष्ट कर्मचारी के रूप में लिया जाए, या आपके ऊपर है। यदि आप इन सारे प्रकरणों को, उस OSD को हटाकर
जांच कर सामने लाते हैं तो आपका नाम अच्छे अधिकारी के रूप में लिया जाएगा, नहीं तो आप स्वयं जानते हैं कि क्या होगा। वैसे भी आपका नाम अब सुर्खियों में आने लगा है। तब तक देखते रहिए गुड लक मीडिया न्यूज़ चैनल। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगी हो, छात्र छात्राओं को अच्छी लगी हो, तो इस पर कमेंट अवश्य करें।